अनंतनाग के गडोल कोकरनाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। इलाके में भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात है। कई आला फौजी व पुलिस अफसरान ने इनकाउंटर के मुकाम का दौरा किया। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो तस्वीरें देख रहे हैं कोकरनाग इलाके की। ये तस्वीरें जहां सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। छठा दिन है आज ऑपरेशन का। पूरी तरह से इलाके को मुहासरे में ले लिया गया। इलाके में भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। कई आला फौजी और पुलिस अफसरान जो है वो इनकाउंटर के मुकाम पर पहुंचे और वहां का दौरा भी किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। हालांकि कुछ दिक्कतें भी पेश आई। बारिश के सबब कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा सिक्योरिटी एहलकारों को। इसके अलावा ये पहाड़ी इलाका है, इसकी वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। छठे रोज़ आज ऑपरेशन चल रहा है। कोकरनाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ये ऑपरेशन लगातार जारी। हालांकि गोलियों का तबादला फिलहाल थमा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने मिलिटेंट को मार गिराया गया है। इस ऑपरेशन में ड्रोन का भी सहारा लिया गया। लगातार छठे दिन सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अब तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि उनके ठिकाने को वो जो है निशाना बनाया गया और वहां पर आग लग गई। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि इसमें कितने मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। तो अनंतनाग के गडोल इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है। गैर जरूरी बाहर ना निकलने की ताकीद की गई है ताकि किसी तरह के सिविलियन को कोई नुकसान ना पहुंचे। जगह जगह नाके लगा दिए गए हैं और हर जगह तलाशी मुहिम इस वक्त जारी है। रात के वक्त भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन मौसम की खराबी के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है और उम्मीद है कि आज ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। तो अनंतनाग के गडोल कोकरनाग इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। इलाके में भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। तलाशी मुहिम लगातार जारी है। घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना है। उम्मीद की जा रही है कि आज ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। तो कोकरनाग इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां सिक्योरिटी एहलकारों का ऑपरेशन लगातार जारी है। इलाके में भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने साथी मुदस्सिर से, जो इस वक्त अनंतनाग से हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं। मुदस्सिर, लगातार हम सुबह से बात कर रहे हैं सर्च ऑपरेशन के ताल्लुक से, क्या कुछ पेशकदमी हुई अब तक? बिल्कुल आजम, देखिए जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि छठे रोज में ये ऑपरेशन दाखिल हुआ है और यकीनी तौर पर आज ये उम्मीद की जा सकती है कि आज एक फाइनल असॉल्ट हो सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से और आज ये ऑपरेशन जो है वो कंक्लूड हो जाए। लेकिन इस तरह से देखा जा रहा है अभी कि जो मूवमेंट्स है सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो वो बराबर जारी है और मुसलसल ये कोशिश की जा रही है कि उस एरिया को बराबर जो है सैनिटाइज किया जाए। वहां पर सर्च अभियान जिस तरह से जारी है और उसमें ये कोशिश की जा रही है कि ये सुराग लगाया जाए कि क्या कोई मिलिटेंट की बॉडी वहां पर है, और अगर नहीं है तो अगर मिलिटेंट वहां से फरार हुए हैं तो वो किस जानिब निकले हैं, और उसके लिए भी जो ऑपरेशंस है वो जारी है। लेकिन अभी तक इस बात की कोई तस्दीक नहीं हो पा रही है, ना ही पुलिस की जानिब से ना ही आर्मी की जानिब से कि कोई मिलिटेंट जो है उसको मार गिराया गया है। और हालांकि जिस तरह से हमने देखा कि बुधवार के रोज जो एनकाउंटर हुआ था उसमें पहले ही जो इनिशियल एक्सचेंज ऑफ फायर था उसमें 3 जांबाज अफसरों की जानें चली गई थी, जिसमें 2 जो फौज के अफसर थे, एक आर्मी कर्नल जो सीओ था, कमांडिंग अफसर 19 RR का कर्नल मनप्रीत, और दूसरा मेजर आशीष, और इसी 19 राष्ट्रीय राइफल्स का, और जम्मू कश्मीर पुलिस का DSP जो था हिमायू मुजम्मिल भट्ट, तो उनकी जानें जो है वो उन्होंने निशावर कर दी वतन के लिए। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज बन गया ये ऑपरेशन, और लगातार ये कोशिश की गई कि जो इसमें मुलव्वस है इस एनकाउंटर में मिलिटेंट, तो उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन देखा ये गया कि जिस तरह से यहाँ की
की कंडीशंस थी, जहां पर ये हाइड आउट लोकेट था, तो वहां पर ये देखा गया कि काफी मुश्किल तरीन ये ऑपरेशन बनता गया और ये कोशिश की गई कि जिस तरह से मिलिटेंटों ने पहले ही एक डोमिनेंट पोजीशन संभाली थी। हालांकि जिस तरह से पुलिस ने कहा कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और जिसमें जो है एक सर्च पार्टी कोकरनाग से निकलती है और पूरे इलाके का वो मुहासरा करती है, वहां पर जो स्पेसिफिक एक टारगेट था। लेकिन वहां पर जिस तरह से मिलिटेंट बैठे थे, पहले ही वो एक डोमिनेंट पोजीशन पे थे और जो इनिशियल गन बैटल हुआ उसमें तीनों ये अफसरान जो थे जख्मी हो गए। तो उसके बाद यकीनी तौर पर एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई, उस स्ट्रेटजी को तब्दील किया गया, एक प्रॉपर मैकेनिज्म अपनाया गया कि किस तरह से उन मिलिटेंट्स को टैकल किया जाए जिन्होंने ऑलरेडी एक डोमिनेंट पोजीशन संभाली हुई है। और जिस तरह से हमने लगातार उस एरिया का जो है वो देखा कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस उस पर दावा बोल रहे हैं, लगातार उस पर बॉम्बिंग्स हो रही है, लगातार एरियल जो ड्रोन्स है, हेलीकॉप्टर्स है, क्वाडकॉप्टर्स है, उनका जो है इस्तेमाल किया गया और ये एरियल सर्वेलेंस के तहत ही पता चला कि स्पेसिफिक टारगेट जो है वो कहां पे है, क्योंकि ये हाइड आउट जो है आसपास जंगलात से गिरा हुआ है और इसलिए ये एक इजी टास्क नहीं था सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि वो इस एरिया को जल्द से जल्द जीरो इन कर दे इस हाइड आउट को। लेकिन बिलाखिर कल हमने देखा कि जो ये हाइड आउट है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंचेंगे, हाइड आउट के अंदर दाखिल होंगे, तो वहां पर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी और इसका जरूर हमें भी इंतजार रहेगा। और तब तक जो है हो सकता है कि आर्मी या फिर जो पुलिस है उनकी जानिब से कोई बयान सामने आ जाएगा और उससे ये पता चलेगा कि ऑपरेशन अभी किस स्टेज पे है। बजाहिर ये लग रहा है, जिस तरह से हम बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो कल से हम लगातार ये देख रहे हैं कि शायद ये फाइनल असॉल्ट की अब जो है तैयारियां जारी है। और जिस तरह से देखा कि आरपीजीज का यूज किया गया और रॉकेट लॉन्चर्स भी दागे गए उस हाइड आउट पे, और इसमें जो है योगदान निभाया जो जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है और जो आर्मी है राष्ट्रीय राइफल्स, उनका खास योगदान रहा, खास कलीदी रोल उन्होंने अदा किया इस ऑपरेशन में। और इसके साथ साथ जो एक्सटीरियर ग्रिड है सिक्योरिटी का, वो सीआरपी ने उसमें काफी कंट्रीब्यूट किया है और ये कोशिश की जा रही है कि पूरा जो इलाका है उसकी पकड़ जो है, जिस तरह से मुहासरा किया गया है, घेराबंदी की गई है, तो वो मजबूत से मजबूत तर हो, ताकि अगर यहां से मिलिटेंट निकले हैं तो वो किस ओर गए हैं, वो किस ओर फरार हुए हैं, वो भी देखा जा रहा है। और अगर किसी जो एग्जिट पॉइंट था कोई जहां से बच निकलने की जो है कोशिश करेंगे मिलिटेंट, तो वहां पे उनको दर दबोचा जाए, उसके लिए भी जो है पहले ही इकदाम सिक्योरिटी फोर्सेज ने उठाए हैं। ये कह सकते हैं कि छठे रोज भी ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल मुदस्सिर, एक चीज और जानना चाहूंगा, सुबह हमने बात की तो जो लोकल लोग हैं, जो सिविलियन है, उनके लिए स्पेशल गाइडलाइन जारी की गई कि अपने घरों में रहें, तो जो उनको जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं, दूध है, दवाई हैं, सब्जियां हैं या कुछ और खाने पीने की चीजें, वो किस तरह से मुहैया हो पा रही हैं अगर वो घरों से नहीं निकल पा रहे हैं? तो देखिए, अगर इस एरिया की बात करेंगे, ये काफी फार फ्लंग एरिया है और यहाँ पर जो अक्सर बेशतर देखा जा रहा है कि जो लोग हैं वो घरों में ही अपना स्टॉक रखते हैं और अब सर्दियों का भी जो है मौसम आने वाला है, तो ऐसे में लोगों की ये कोशिश रहती है कि वो पहले ही जो अशाए खुर्दनी है, जो एसेंशियल सप्लाईज है, उनको घरों में ही जमा रखे। तो अक्सर ये देही इलाकों में देखा जाता है कि घरों में ही लोगों को जो जरूरी अशिया होते हैं वो उनके घरों में ही होते हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि जो मोहल्ले में अंदर छोटी छोटी दुकानें हैं तो उनको खोलने की इजाजत दी जाती है सुबह और शाम के औकात में। और ऐसा यहाँ के लोगों की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि जिस तरह से उन्होंने ताउन किया सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, तो वो काफी देखने लायक बात थी। और जो जिस तरह से मीडिया लगातार यहाँ पर ये ऑपरेशन कवर कर रही है और मीडिया के साथ भी जिस तरह से यहाँ के लोगों का व्यवहार रहा, वो काबिल सराहने वाली बात है। और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी उन्होंने जो अपना ताउन पेश किया है उसको भी सराहा जा रहा है। काफी इस इलाके के लोगों की जो कोशिशें रही है इस ऑपरेशन के दौरान इन 6 दिनों में हमने देखा। और इसके अलावा अगर जिस तरह से आपने कहा कि अगर कोई बीमार होता है, पेशेंट होता है, तो एसेंशियल सप्लाई जो है यानी कि मेडिकल शॉप्स जो है, हमने देखा हमारे पास ही एक मेडिकल शॉप है, वो 24/7 उसको खुला रहने की इजाजत दे दी गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और जो नजदीकी एक हेल्थ सेंटर है, हालांकि वो भी देखा गया कि वो जो हेल्थ सेंटर है खाली एक कमरे में फंक्शनल है। और यहाँ पर अभी जिस तरह से हम ऑपरेशन कवर कर रहे थे तो उस एक
कमरे में जो मुलाजमीन है, जो डॉक्टर है या फिर जो उसके साथ पैरामेडिकल स्टाफ है, तो लगातार मुस्तैद है, लगातार चौकस है, न सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए बल्कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कुछ दरकार होता है अद्वियात वगैरह या कोई कंसल्टेशन डॉक्टर की, तो यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ उसमें पेश रहा है और एक नुमाया किरदार अदा किया है इस पूरे ऑपरेशन के दौरान यहाँ के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है। तो ये भी सराहने वाली बात होगी। और दूसरा, जिस तरह से सहयोग है सिक्योरिटी फोर्सेस का, तो एम्बुलेंसेज के लिए वो वे बनाते हैं और उनकी जो नकलो हमल है, उनकी जो मूवमेंट है उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है, उस पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। या खासकर स्टूडेंट्स का कल हमने देखा कि स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने के लिए निकले थे, यहां से एक वायलू इलाका है तो वहां पर उनका एग्जामिनेशन सेंटर था, तो उनको फैसिलिटेट किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, उनको एग्जाम सेंटर जो है पहुंचने में काफी जो है मदद की गई और उनको जाने दिया गया। तो इस तरह की मूवमेंट्स पे पाबंदी नहीं है, लेकिन पाबंदी ये जरूर है कि आम जो नकलो हमल है, आम मूवमेंट जो है उसको रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया है और उसके लिए बिल्कुल गैर जरूरी तौर बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये कहा गया है कि जो लोग, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कोकरनाग इनकाउंटर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अमन, इंसानियत और कश्मीर के दुश्मनों ने एक बार फिर वादी में खून बहाया है। कुछ लोग कश्मीर में अमन और खुशी नहीं चाहते। पाकिस्तान को यह खून रेजी बंद करनी चाहिए वरना इनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भारत ने जब भी पाकिस्तान के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने की कोशिश की, इसका जवाब खून रेजी से दिया गया। इन्होंने कहा कि क्या फारूक अब्दुल्ला इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि अगर मुज़ाकरात दोबारा शुरू होते हैं तो पड़ोसी मुल्क वादी में दहशत गर्दी की सरगर्मियां रोक देगा? जो दुश्मन हैं, इंसानियत के जो दुश्मन हैं और कश्मीर के जो दुश्मन हैं, उनको कश्मीर के लोगों की खुशहाली और यहाँ का अमन शायद पसंद नहीं है। बार बार कोशिशें हो रही हैं कि कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। बार बार इस किस्म की साजिशें करने की फिराक में पाकिस्तान और उसके जो आतंकी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के अंदर खून खराबा किया जाए। और इसी साजिश को उन्होंने, चाहे अनंतनाग के कोकरनाग हो या नॉर्थ कश्मीर के अंदर, एक साजिश की गई है। हमारे आर्मी के जवान हो, हमारे पुलिस के जवान हो, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने हर चैलेंज को पूरी कामयाबी के साथ, हर साजिश को विफल किया है और आगे भी हर साजिश को विफल किया जाएगा। ये जो अमन के दुश्मन है, ये इंसानियत के और कश्मीरियत के दुश्मन है। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर को कब्रिस्तान बनाया जाए, लेकिन उसकी कोई साजिश यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे। और हम पाकिस्तान को ये वार्निंग देते हैं कि सुधर जाओ वरना इस खूनी खेल का अंजाम बहुत बुरा होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, लेकिन साथ वो ये भी बताएं कि पाकिस्तान में बात करो तो किससे करो, क्योंकि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की तो कोई सुनता नहीं। जो आज प्राइम मिनिस्टर होता है वो कल जेल की सलाखों में होगा, तो किससे करें? और दूसरा, क्या पाकिस्तान से बातचीत होगी और उसके बाद ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां बंद हो जाएंगी? क्या मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात की गारंटी लेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब बस में बैठ के लाहौर गए थे बातचीत करने के लिए, दोस्ताना ताल्लुकात बनाने के लिए। क्या अंजाम हुआ था? कारगिल में हमला किया गया था। वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान के सदर को आगरा बुलाया था तो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो गया था। मोदी साहब भी जब काबुल से दिल्ली आ रहे थे तो लाहौर चले गए थे दोस्ताना ताल्लुकात के लिए। हिंदुस्तान ने तो दुनिया के तमाम मुल्कों से दोस्ताना हमारा संबंध है। यूनाइटेड अरब अमीरात हो, सऊदी अरेबिया जैसे लोग हमारे हिंदुस्तान के दोस्त हैं। हिंदुस्तान ने तो सबसे बात की। अब जिसको बातचीत समझ ही नहीं आती है उससे बातचीत करके क्या उसका फायदा होगा, ये डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब को जरा बताना। खबरों का सिलसिला